और सबसे पहले बात भारत में हुए G20 के सफल आयोजन की करेंगे। ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय, ऐसे भारी भरकम शब्द भी उस छवि के सामने छोटे पड़ जाते हैं जो भारत की पूरी दुनिया में इस वक्त दिखाई दे रही है। और इस महान विजय में सबसे बड़ा रोल पीएम मोदी का है। पीएम मोदी ने अर्जुन की तरह G20 के हर उस टारगेट पर निशाना साध दिया जिसका प्लान तैयार किया गया था। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक विजय हासिल की है, बल्कि भारत का सांस्कृतिक वैभव भी G20 में दिखाई दिया। G20 के पहले सत्र में मोदी G20 के दूसरे सत्र में मोदी G20 के तीसरे सत्र में मोदी वन मैन 3 शो। हर शो में छाए सिर्फ मोदी ही मोदी। दिल्ली में ऐतिहासिक G20 भारत की कूटनीति का विश्व रूप है। इंडियन डिप्लोमेसी ने सफलता का जो शीर्ष बिंदु छुआ है वो दिल्ली की G20 है। पूरी दुनिया ने मोदी का ये वन मैन 3 शो देखा है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भारत, मोदी और G20 की सुर्खियों से भरे हुए हैं। और भारत ने जिस अंदाज में खुद को एक पावरफुल नेशन की तरह पेश किया है, जिस तरह से अपने दुश्मनों को जवाब दिया है, वो काबिले तारीफ है। ना भूतो ना भविष्यति। इस G20 को दुनिया के इतिहास में ना सिर्फ याद किया जाएगा, बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर भी इस G20 समिट को दर्ज किया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों पूरी दुनिया G20 समिट की सफलता से अभिभूत नजर आ रही है? आखिर कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की उस तिगड़म को पूरी तरीके से मात दे दिया जिसे तैयार करने के लिए शी जिनपिंग और उनकी टीम ने काफी दिमाग लगाया था। एक तरफ शी जिनपिंग G20 में नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग अरब देशों के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं और इन देशों के भी दौरे करते रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अरब देशों को मिलाकर रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ एक ध्रुव बनाना चाह रहे थे और अरब देशों को साथ जोड़कर अपनी अलग खिचड़ी पकाना चाह रहे थे, या यूं कहें कि अलग गुट बनाना चाह रहे थे। और इसी क्रम में शी जिनपिंग ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती भी करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन शी जिनपिंग की ये सारी कूटनीतिक जद्दोजहद अब दम तोड़ रही है, क्योंकि भारत जो इंटरनेशनल कॉरिडोर बना रहा है वो सीधे दुबई से जाकर जुड़ रहा है। आखिर मोदी की डिप्लोमेसी ने ये कैसे किया, आपको आगे बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कच्चा तेल बेचने वाले देशों के संगठन ओपेक को काउंटर करने के लिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक नहीं, कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए दिल्ली की इस कूटनीतिक विजय को जाना जाएगा। तो एक तरफ रूस और चीन अड़े हुए थे कि G20 की फाइनल घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं हो जिससे कि नेटो और अमेरिका को फायदा मिले, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के देश ये चाहते थे कि यूक्रेन युद्ध पर रूस की निंदा का प्रस्ताव आए। ऐसे में वो मोदी का ही मैजिक था कि रूस, चीन और अमेरिका तीनों दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमत हो गए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का मुद्दा लगातार G20 के घोषणा पत्र पर काला साया बना हुआ था। मोदी ने ऐसा कूटनीतिक गेम खेला कि ज़ेलेंस्की भी खुश हैं, पुतिन भी खुश हैं और बाइडेन भी खुश हैं।
एक तरफ रूस और चीन अड़े हुए थे कि G20 के फाइनल घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं हो जिससे नाटो और अमेरिका को लाभ मिले। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के देश चाहते थे कि यूक्रेन युद्ध पर रूस की निंदा हो। लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का पर्सनल टच काम आया। कैसे मोदी ने सारे कयासों को गलत ठहराते हुए सभी देशों के बीच सहमति स्थापित की और संतुलन बनाया, हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। शुक्रवार की देर रात तक दूर दूर तक आसार नहीं थे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बन जाएगी, लेकिन भारत की कूटनीतिक कवायद रंग लाई और एक दिन पहले तक असंभव सी दिख रही आम सहमति में बदल गई। शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दी कि G20 नेताओं के घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपना लिया गया है। उनकी इस घोषणा से दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि रूस, चीन और पश्चिमी देशों ने संकेत दिया था कि वो यूक्रेन संकट पर अपने अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है। ये तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे पुतिन बहुत खुश होंगे। दरअसल G20 के बाली लीडर्स डिक्लेरेशन में कहा गया था कि G20 यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा करता है और यूक्रेन के क्षेत्र से उसकी पूर्ण और बिना शर्त वापसी की मांग करता है। इसमें यह भी लिखा गया था कि ज्यादातर सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की। लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन में फर्क यह था कि इसमें कहीं भी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, यह वाक्य इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तरह भारत के कूटनीतिज्ञों ने पहले ही रूस को आसानी से साध लिया, लेकिन अब अमेरिका और नाटो के उन देशों को सहमत करना जरूरी था जो G20 का हिस्सा थे। 3 से 6 सितंबर को हरियाणा में G20 देशों की शेरपा मीट हुई थी। इस बैठक में सदस्य देशों की शेरपाओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर कई सारे मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली लौटकर यूक्रेन युद्ध पर एक पैराग्राफ तैयार किया गया, जिस पर सभी सदस्य देशों की राय ली गई थी। समझिए, अगर भारत इस बार G20 का अध्यक्ष नहीं होता और पीएम मोदी इस समूह की अध्यक्षता नहीं कर रहे होते तो G20 का मंच भी रूस यूक्रेन युद्ध की आंच में झुलस गया होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी समझदारी से काम लिया कि G20 के मंच पर युद्ध का जिक्र भी हुआ, लेकिन रूस नाराज भी नहीं हुआ। अमेरिका संतुष्ट भी हुआ, चीन कोई चालबाजी भी नहीं दिखा पाया और इसीलिए बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। विदेश मंत्री जयशंकर और भारत के डिप्लोमेट्स की तरफ से यह दलील दी गई कि यूक्रेन युद्ध को सिर्फ एक मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके कारण और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन नाटो के देश इस बात को आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के प्रतिनिधियों की तरफ से एक स्वर में यूक्रेन पर हमला करने का आरोप रूस पर लगाया गया था और अन्न और ऊर्जा उत्पादन की कमी के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से ये कहा गया कि यूक्रेन को न्याय दिलवाना G20 के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो बाइडेन ने ये दलील दी कि रूस ने अस्पतालों, मैदानों, गोदामों पर बमबारी की है और रूस यूक्रेन युद्ध आज ही खत्म होना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की तरफ से कहा गया कि रूस का परमाणु हमले की धमकी देना गलत है। सूत्रों के मुताबिक जब भारत को ऐसा लगा कि बात नहीं बन पा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर टीम भारत के अधिकारियों ने बाकी देशों को समझाना शुरू किया कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, न कि यूक्रेन जैसे युद्ध सुलझाने का मंच। इसके बाद भारत की दलील पर इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने पुरजोर समर्थन किया और फिर जाकर बाकी देश भी संयुक्त घोषणा पत्र पर राजी हुए। मोदी ने शनिवार को कई बार जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए अन्य देशों के नेताओं से अपने व्यक्तिगत रिश्तों का भी इस्तेमाल किया, जिसके कारण सहमति बन गई। यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरह लगातार परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थीं, ये भी G20 में एक बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर सभी देशों को एकमत किया। घोषणा पत्र में कहा गया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना अस्वीकार्य है। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन के पूरे पैराग्राफ का आधार बना प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने सितंबर 2022 में दिया था। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO समिट के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और यूक्रेन संघर्ष को लेकर कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को संकेत करके जो बात कही थी, वो बात पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन गई थी। दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा अखबार नहीं रहा होगा जिसने प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रकाशित ना किया हो और यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड की तारीफ ना की हो। भारत में G20 के मंच पर साथ खड़े हुए अमेरिका समेत नेटो देश और नेटो विरोधी रूसी खेमे वाले देशों के बीच तनी तलवारें कैसे म्यान में वापस चली गई, ये दुनिया जानने के लिए बेकरार है। दरअसल ये पीएम मोदी की बदौलत ही मुमकिन हुआ है, जिन्होंने G20 के नेटो देशों और रूस समेत नेटो के विरोधी देशों को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को समझाया और यह भी बताया कि कैसे गांधी के विचार विश्व की शांति के लिए बेहद जरूरी है। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर भी G20 के देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान भी शामिल थे, जो सिर्फ इस्लामिक देश होने की वजह से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ तैयब एर्दोगान को खादी भेंट की, बल्कि उनको ये भी समझाया कि आखिर सत्य और अहिंसा के सिद्धांत क्या होते हैं और कैसे गांधी के विचार विश्व की शांति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी के भजन के बीच सभी ने बापू को श्रद्धांजलि भी दी। ऊर्जा पर कच्चे तेल के माध्यम से मौजूद अरब देशों का वर्चस्व तोड़ने के लिए भी मोदी और बाइडेन ने एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें G20 के सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा, आज समय की मांग है कि ईंधन के क्षेत्र में सभी देश मिलकर काम करें। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया
और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। लेकिन अरब देशों को बायोफ्यूल अलायंस से चुनौती मिल रही है और इसीलिए सऊदी अरब इस अलायंस का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तेल उत्पादन करने वाला रूस भी इस अलायंस का सदस्य नहीं बना है। G20 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंपी और समिट का समापन किया। मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है और इसीलिए अब दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद में अभी तक उतने ही सदस्य हैं जितने इसकी स्थापना के वक्त थे और अब इसमें स्थायी देशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। अब अगले साल G20 समिट ब्राजील में होगा। पीएम मोदी ने इसके लिए लूला डा सिल्वा को बधाई भी दी। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। कुल मिलाकर G20 समिट को न सिर्फ मोदी की कूटनीतिक विजय बल्कि भारत की भव्यता और दिव्यता के लिए सदियों तक याद किया जाएगा।